हेलो गाइस, मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव अचीवर पर। हमारा जो संभव अचीवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बच्चों, इस पे हमारी फिजिक्स की जो वीडियोस अपलोड होती है वो एनसीईआरटी और इसके अलावा हम लोग बात करके चलें तो चाहे बोलें अपन सीबीएसई या आरबीएसई बोलें या नेट लेवल तक की बात करें, इन सब की वीडियो कंटिन्यूटी में अपलोड हो रही है चैप्टर वाइज। अभी यहाँ पर क्लास 12th की सीक्वेंस चल रही है, जिस सीक्वेंस में हम लोग 12th के चैप्टर्स को रीड कर रहे हैं। अभी टर्म 1 टर्म 2 है, तो टर्म 1 का जो चैप्टर चल रहा है उसको हम लोग लेके हुए चल रहे हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जैसे जो चैप्टर नंबर 4 है उसको हम लोग रनिंग ले रहे हैं। उस सीक्वेंस में जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके पास यहाँ पर, जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है बायो-सावर्ट लॉ। तो देखो बच्चों, बायो-सावर्ट लॉ का मीनिंग क्या है या उसको हम लोग कैसे देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करें जो चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ चुके हैं। देखो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं पहले। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें बायो-सावर्ट लॉ के अंदर, तो देखिए अब टॉपिक जो था अपना वो है बायो-सावर्ट लॉ या बायो-सावर्ट का नियम। लो या बायो-सावर्ट का नियम। अब बच्चों इस नियम का या बायो-सावर्ट के नियम का या बायो-सावर्ट लॉ का मीनिंग क्या है भाई। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में इसने भी एक्सप्लेन किया। इसने अपनी तरीके से एक्सप्लेन किया। कैसे किया कि एक कंडक्टर लिया, इसमें आई करंट का फ्लो करवाया। कौन सी करंट है बेटा? आई करंट का फ्लो करवाया। फिर उसमें एक पार्शियल कट किया, ये पार्शियल कट कर लिया। इस पार्शियल की लेंथ मानी बेटा dl। कितनी मानी यहाँ पर लेंथ? dl। यहाँ पर कोई एक पॉइंट P कंसिडर किया। इस P की जो सेंटर से डिस्टेंस है ये यहाँ से मैंने माना, तो पॉइंट P जो लिया हमने वो इस तरीके से कंसिडर कर लिया। अब इस P की जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है बच्चों? वो डिस्टेंस है हमारे पास, दोबारा बना देते हैं इसको, ये लीजिए। तो यहाँ पर जो पॉइंट P लगाया, इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है ये पॉइंट P है, इसकी सेंटर से डिस्टेंस है R, यानी कि dl के सेंटर से। और यहां से जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। ठीक है बच्चों, यहां से जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो कौन सा है? थीटा। तो आई करंट इसमें फ्लो हो रही है, हमने एक पार्शियल कट किया, उसके रिस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा था वो था आपके पास थीटा, P पॉइंट पे R डिस्टेंस बनाते हुए। ठीक है बच्चों, भाई सीधा सीधा फंडा है। पॉइंट लगाया, R डिस्टेंस दी हमने, थीटा एंगल बनाते हुए किसी भी एक कंडक्टर पे जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, चालक तार पर। अब चालक तार के लिए बात करिए इस चैप्टर के अंदर, जो हम लोग कंप्लीट बात करके चल रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड की बात करें तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की सीधी सीधी बात होगी इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड की बात करी कैसे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करने का तरीका क्या था इसका, कि इसने ये बोला कि किसी भी कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो धारा के समानुपाती होता है। मतलब ये जो टॉपिक है ये करंट के क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारे पास। ठीक, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारा के क्या था? समानुपाती था। ठीक है बच्चों। सेकंड क्या बोला बेटा? मैग्नेटिक फील्ड जो था वो चेंज इन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबाई में परिवर्तन के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने इसको देख लिया, लंबाई के समानुपाती हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। थर्ड पॉइंट, dB जो है वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। dB जो है वो साइन थीटा के भी क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर तुम्हारे माइंड में कि सर साइन थीटा ही क्यों? भाई साइन थीटा ही क्यों लिया? अरे भाई साइन थीटा लेने का ये क्वेश्चन बनता है, साइन थीटा ही क्यों लिया? तो साइन थीटा लेने का रीजन ये होता है बच्चों कि भाई 0 से लेकर मिनिमम से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक जाता है। तो 0 से लेकर 1 तक जा रहा है तो इसने साइन थीटा यूज में लिया। फिर चौथा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हुआ बेटा?
प्रोपोर्शनल मतलब 1/r² बोल दो, इन्वर्सली बोलो तो r² बोल दो, मतलब समानुपाती होता है 1/r² के, या फिर r² के व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हो। ठीक है, तो dB इन्वर्सली टू r², ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन 2, दैट मीन्स इक्वेशन 3 एंड दैट इज इक्वेशन 4। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 दे दिए हमने। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा इसके अंदर कि समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, 1, 2, 3 व 4 से, तो dB जो है वो I के, dl के, साइन थीटा के और r² के, r² तो अपोन में आ ही रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो I के, dl के, साइन थीटा के और r² के क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। बात भी सही है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। इक्वेशन 1, 2, 3, 4 को अरेंज किया फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो तुम्हें पता है बच्चों कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, तो कांस्टेंट है μ0/4π। कितना है बेटा, μ0/4π। आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। ये प्रोपोर्शनल के साइन की जगह रिमूव होके ये कांस्टेंट तुम्हारा यूज में आया है। ठीक, इस कांस्टेंट की बेटा वैल्यू होती है, dB की जो वैल्यू है, सॉरी dB के रिगार्डिंग जो अपन बात करेंगे, जो एक वैल्यू है कांस्टेंट की μ0/4π की, वो है बच्चों 10⁻⁻7। कितनी है वो, 10⁻⁻7। फिर बात आती है सर इसका मात्रक क्या है या इसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट में आपको बना के बता देता हूं। dB है, μ0/4π निकालना है तो r² मल्टीप्लाई में जाएगा अपॉन आइडियल साइन थीटा नीचे आएगा, तो भाई μ0/4π तो बचा इधर। ठीक, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू कैसे, देखो पूरा बता देता हूं मैं इसको एक्सप्लेन करके। यहाँ पर पहले मेरा था कि भाई डायरेक्ट करेंगे, पर अब पूरा ही देख लो ढंग से। तो μ0/4π तो की वैल्यू तो कांस्टेंट हो ही गई 10⁻⁻7। ठीक, अब dB मतलब मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज टेस्ला। टेस्ला होती है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। r दूरी मतलब मीटर² बटा धारा का मात्रक, करंट की यूनिट एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, dl लेंथ मीटर, कट गया, तो टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, आगे बेटा बात समझ में यहां पर क्लियर है। अब टेस्ला इंटू मीटर जो दिख रहा है, इसको भी मैं कुछ और बनाना चाहूं तो मैं इजीली बना सकता हूं। कैसे, फाई बराबर होता है बच्चों BA। ठीक है, फाई बराबर होता है BA, तो भाई मेरे पास टेस्ला इंटू मीटर आ रहा है, B होती है टेस्ला, A होता है मीटर² में, तो टेस्ला मीटर² आ रहा है। इसको फ्लक्स बोलते हैं और फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। वेबर, ठीक है, तो यहां मैंने क्या किया, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर है ना, तो टेस्ला मीटर² अपॉन मीटर इंटू एम्पियर कर दिया। मीटर का मल्टीप्लाई किया और मीटर का ही डिवाइड कर दिया। तो टेस्ला मीटर² का मतलब क्या है, वेबर। टेस्ला मीटर² है, टेस्ला मीटर² यहां पर जब मैंने किया तो टेस्ला मीटर² का मतलब है वेबर, तो यहां पर हो जाएगा वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ये 10⁻⁻7 की दूसरी यूनिट बनी, यानी कि μ0/4π के रिगार्डिंग ये वैल्यू आ गई।
तो 10⁻⁷ म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये हमने दूसरी तरीके से इसको डिफाइन कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, आगे बात समझ में। और भी कई यूनिट बना सकते हो, लेकिन अपन 2 ही ध्यान रख के चलेंगे यहाँ पे, ज़्यादा अपने को ध्यान रखनी नहीं है। ये दूसरी मैंने तो आप लोगों को बता दी कि भाई नॉलेज के लिए बता दी, बाकी इसको भी ध्यान रखने का कोई पर्पज़ नहीं है बेटा। एक यूनिट से अपना काम इजीली चल सकता है। तो क्या बनी यूनिट? टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, यही है सीधा फंडा, तो यही है टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। तो ये वैल्यू हम जब हम लोग रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बना? आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, फिर हम लोगों ने बात करी वेक्टर फॉर्म के लिए। तो इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में, सदिश रूप की हमने बात करी। जब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखिए dB वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक, तो आर कैप का मतलब क्या हुआ बच्चों? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बायो वाले स्पेशली ध्यान दें, आर कैप होता है आर वेक्टर अपॉन आर, मतलब आर वेक्टर अपॉन आर का मापांक। तो यदि इस तरीके से लिखा रहे मापांक मोड हो गया, तो इसको खाली ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ओनली आर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया आर वेक्टर अपॉन आर से। तो dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। ठीक, तो वेक्टर फॉर्म में इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म में जब हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, तो यहां पर यदि अपन बात करके चले तो वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म के अंदर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज रहा। आई एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो बाहर लिख दी, बच्चे जो सब अंदर लिख दो। डी एल आर साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब, डी एल आर साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब। तो भाई ये वेक्टर फॉर्म में ही है आर में से देखा जाए तो वेक्टर फॉर्म में है। तो आप लोगों को पता होगा मैथ्स के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बराबर डी एल आर साइन थीटा होगा, यही होगा। तो dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपनी जगह पे, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपनी जगह पे, अपॉन में कितना आ गया बच्चों? r क्यूब। अपॉन में कितना आ गया यहाँ पर? r क्यूब। ये किसकी वैल्यू निकली? चुंबकीय क्षेत्र निकला है किसके रूप में? ये निकला है साहब आपके पास सदिश के रूप में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेट में। अब हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पर कि बायो सावर्ट जो ये था, बायो सावर्ट ने क्या क्या किया, बायो सावर्ट की कौन कौन सी एप्लीकेशंस आई। तो ये कंप्लीट हम लोगों ने एक बायो सावर्ट को रीड किया है। फिर बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, क्या क्या एप्लीकेशंस आई। तो देखो एप्लीकेशन इनकी क्या क्या है बेटा। जो बायो सावर्ट के अनुप्रयोग थे, ये जो एप्लीकेशंस थी, अभी एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट, बायो सावर्ट के अनुप्रयोग, इसकी दो तरह की एप्लीकेशन आती है। पहली तो है वायर के लिए, चालक तार के लिए,
और दूसरी किसके लिए है? दूसरी है सीधी बात आपके पास बेटा यहां पर, यदि अपन बात करके चलें तो कॉइल के लिए यानी कि कुंडली के लिए। ठीक है, किसके लिए बात कर रहे हैं? कुंडली के लिए। अब वायर के अंदर भी दो तरीके की आई, इनफाइनाइट लेंथ और अगली आई फाइनाइट लेंथ। मतलब अनंत लंबाई के चालक तार के लिए लंबाई के लिए, और एक दूसरी आई फाइनाइट, मतलब कि एक निश्चित लंबाई के चालक तार के लिए। ठीक है, सर्कुलर कॉइल में भी दो आई, एक तो आई बेटा चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के केंद्र पर, और दूसरी है चुंबकीय क्षेत्र कुंडली की अक्ष पर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सिस ऑफ कॉइल, ये अनंत लंबाई के लिए, निश्चित लंबाई, ये सेंटर पे और ये एक्सिस पे। तो ये तो अपने सिलेबस में अब नहीं है, ये तो इस ईयर के पहले आरबीएससी की बुक थी उसके अंदर आती थी, तो अब ये तो नहीं है। अब अपने पास खाली कौन सी है बेटा? कॉइल के लिए, कुंडली के लिए, ये वाले। कुंडली में भी चुंबकीय सेंटर पे है और एक अक्ष पे है, यानी कि एक्सिस पे है। तो पहली एप्लीकेशन देखो इसकी, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ कॉइल। सेंटर की बात कर रहे हैं, ये कोई भी कॉइल है, ठीक है, या इसको डायरेक्ट बनाना चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। कैसे? देखो, सीधा बना लो। चलो ये कॉइल मान लो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा बन गया। रेडियस, इसकी रेडियस की हम लोग बात करके चलें तो ये रेडियस है r, इसमें एक पार्शियल कट किया, इसकी लेंथ थी dl। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे अप्लाई होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र 90 डिग्री पे लगा दिया। ठीक, ये होगी सर्कुलर कॉइल। अब बायो सावर्ट का अनुप्रयोग है, तो एप्लीकेशन में बायो सावर्ट की लगेगी, दैट इज dB इज इक्वल टू सेम μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल आर की जगह हम लोग स्मॉल आर ले लेते हैं, ताकि एक पॉइंट सीधा सीधा ये हो जाएगा। ठीक, तो dB इज इक्वल टू, क्योंकि बहुत सी बुक्स में स्मॉल आर लिया हुआ है, बहुत सी में कैपिटल आर लिया हुआ है, और शायद सॉरी एनसीईआरटी में तो बिल्कुल बेटा कैपिटल आर ही है, तो कैपिटल आर से इसको पढ़ना पड़ेगा अपने को। अब तुम्हें पता है आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर है, तो कैपिटल आर लिख दिया यहाँ पे, और थीटा आप लोगों को पता है 90 डिग्री है, तो 90 भी लिख दिया मैंने। एक स्टेप और कम हो गई हमारे पास, साइन 90, साइन 91, तो क्या बचा बच्चों? दोनों साइड परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन को हटाने के लिए समाकलन किया जाता है। ठीक है, dB का तो हो गया b, μ0/4π
आई और आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया क्योंकि परिवर्तन खाली एल में आ रहा है, तो यहाँ लिख दिया dl। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कॉइल कौन सी है बेटा, सर्कुलर कॉइल है। तो सर्कुलर कॉइल की जो लेंथ होती है वो उसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल होती है। ये सर्किल है, इसको मैंने काटा तो ये लेंथ तो बन गई, खोल जाएंगे इसको। तो dl का मतलब कितना हो गया बच्चों, 2πr। ये कट गया 2 बार, एक आर कट गया एक आर से, तो b बराबर क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इफ नंबर ऑफ टर्न इज n, so then b is equal to म्यू नॉट n i अपॉन में 2r। आई नहीं आया बेटा समझ में, यहाँ पर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये आ गया म्यू नॉट n i अपॉन में 2r। स्पेशल कंडीशन है इसकी। पहली कंडीशन क्या है, व्हेन n इक्वल टू हाफ, दूसरी व्हेन n इक्वल टू 1/4, तीसरी व्हेन n इक्वल टू 3/4। तो 1/2 रखेंगे n की जगह, तो b हो जाएगा म्यू नॉट i बाई 4r। 1/4 रखोगे तो म्यू नॉट i बाई 8r, और 3/4 रखोगे तो 3 म्यू नॉट i बाय 8r। ये होगी बच्चों आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन। इसमें क्लियर है बेटा, यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई, बायो सावर्ट लॉ हो गया, और बायो सावर्ट की फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई है जो कि एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे होती है। क्लियर है बच्चों, यहाँ पर जो अपनी बेटा नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग पढ़ के चलेंगे एट एन एक्सिस, एक्सिस के ऊपर क्या एप्लीकेशन हो गया, किस तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, एक्सिस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ पर हमने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, यानी कि केंद्र पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की गणना करी है बच्चों। ओके बेटा, थैंक यू।